मानसिक शांति खोजने के उपाय। दोस्तों, आजकल दुनिया में लोग मानसिक शांति पाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए संगीत सुनना, पहाड़ों और नदी किनारे जाना, छुट्टी पर जाना, मनोरंजन देखना और शराब, तंबाकू तथा नशीले पदार्थों का सेवन करना। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह कभी भी सच्ची आंतरिक शांति प्रदान नहीं कर सकते। तो फिर सच्ची मानसिक शांति कैसे प्राप्त की जाती है? इसका प्रामाणिक और सही तरीका क्या है? दोस्तों, सही और प्रामाणिक तरीका वह है जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में मानसिक शांति खोजने के उपाय के रूप में शमत की 9 अवस्थाएं बताया गया है, जिसे हजारों वर्ष पहले मठों और मंदिरों की दीवारों पर लिखावट, चित्रकारी और भित्तिचित्रों के माध्यम से सरल और सुगम रूप से प्रस्तुत किया गया था। इन चित्रों का तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों के सभी भिक्षुओं और साधकों द्वारा हजारों वर्षों से अभ्यास किए जाने का इतिहास है। इसलिए आज मैं मानसिक शांति खोजने के तरीकों को सरल और सुबोध तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन चित्रों में मन को प्रशिक्षित करने के 11 चरण दर्शाए गए हैं। हाथी का काला रंग यह दर्शाता है कि हमारा मन कितनी गहराई से विकर्षणों से भरा हुआ है। जैसे जैसे हाथी धीरे धीरे सफेद होता जाता है, यह प्रतीक है कि इन चरणों का अभ्यास करने से हमारा मन शांत और स्थिर होता जाता है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से बाहरी भौतिक वस्तुओं की ओर खींचता है और उनसे आसक्त हो जाता है। आंखें सुंदर रूपों की ओर आकर्षित होती हैं, कान संगीत की ओर, नाक सुगंध की ओर, जीभ स्वादिष्ट भोजन की ओर और शरीर कोमल व आरामदायक वस्त्रों की ओर। इन इंद्रियों के आकर्षण को दर्शाने के लिए चित्रों में दर्पण जैसी वस्तुएं दिखाई गई हैं। इन इंद्रियों के कारण हमारा मन तब तक वस्तुओं के पीछे भागता रहता है जब तक वह उन्हें प्राप्त न कर ले, जिससे मन एक अस्थिर और चंचल शक्ति बन जाता है और अत्यधिक पीड़ा का स्रोत बनता है। ये चित्र यह प्रकट करते हैं कि हमारा मन कितना भटका हुआ है और अनगिनत वर्षों से यह किस प्रकार दुख में भटकता रहा है। दोस्तों, मैं आपको शामथा की 9 अवस्थाओं को बता रहा हूं। इसे स्पष्ट, क्रमबद्ध और गंभीर अध्ययन योग्य शैली में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह शिक्षा भारतीय नालंदा यूनिवर्सिटी की आचार्य कमलाशला के भावनाक्रम ग्रंथों में वर्णित है और बाद में तिब्बत के जे लामा त्सोंगखापा जी ने इसे लामरिम परंपरा में सुव्यवस्थित किया। शमत की 9 अवस्थाएं मन रूपी हाथी को वश में करने की क्रमिक साधना भूमिका। यह केवल ध्यान तकनीक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक रूपांतरण का मानचित्र है। शमत ध्यान में 9 मानसिक स्थिरता की अवस्थाओं का परिचय। दोस्तों, शमत यानी शांत स्थिर ध्यान का अभ्यास करने के लिए मानसिक स्थिरता की अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए मानसिक स्थिरता की 9 अवस्थाओं को जानना जरूरी है। ये हैं स्थापना, सतत स्थापना, पुनः स्थापना, निकट स्थापना, वश में करना, शांत करना, पूर्णतः शांत करना, एकाग्रता और संभव। पहली अवस्था स्थापना, बाहरी विषयों से मन को समेटकर आंतरिक ध्यान आलंबन पर स्थापित करना। यह गुरु से ध्यान आलंबन के निर्देश सुनने के बल से सिद्ध होता है। इस अवस्था में मन केवल थोड़े समय के लिए आलंबन पर टिक पाता है और निरंतरता बनाए नहीं रख पाता। विकल्पों की शक्ति से मन विक्षेप के वश में हो जाता है। ऐसा लगता है कि पहले से अधिक विचार उठ रहे हैं, परंतु यह विचारों की वृद्धि नहीं, बल्कि विचारों को पहचानने का अनुभव है। दूसरी अवस्था सतत स्थापना, प्रारंभ में जिस आलंबन पर मन को रखा गया हो उसे अन्यत्र न भटकने देना। इस प्रकार ध्यान करने से मन आलंबन पर कुछ निरंतरता बनाए रख सकता है। जैसे एक मणिमाला फेरने के समय तक बिना विक्षेप के ध्यान करना संभव हो जाता है। इस समय कभी विचार शांत होते हैं, कभी उठते हैं, जिससे विचारों के विश्राम का अनुभव होता है। यह संकल्प की शक्ति से सिद्ध होता है। ये दोनों पहली और दूसरी अवस्थाएं सप्रयास प्रवृत्ति का काल कही जाती हैं, जहां लय और उद्धव अधिक होते हैं, स्थिरता कम होती है और विक्षेप का काल स्थिरता से अधिक लंबा होता है। तीसरी अवस्था पुनः स्थापना, जब मन बाहर भटक जाए तब उसे पहचान कर उसी आलंबन पर वापस स्थापित करना, जैसे कपड़े पर पैबंद लगाना। पहले से स्थापित निरंतरता के आधार पर आलंबन से ध्यान हटते ही तुरंत पहचान लेना और मन को आलंबन पर वापस लाना। पिछली अवस्था और इस अवस्था में विक्षेप की अवधि की लंबाई छोटाई का अंतर होता है। यह अवस्था शक्तिशाली स्मृति विकसित करने का काल कही जाती है। चौथी अवस्था निकट स्थापना,
बार बार मन को समेटकर सूक्ष्म रूप से स्थापित करना, शक्तिशाली स्मृति उत्पन्न कर आलंबन पर स्थापित करना। इस अवस्था से आगे आलंबन खोना असंभव हो जाता है, जो पिछली तीन अवस्थाओं से उन्नत है। फिर भी आलंबन न खोते हुए भी तीव्र लय और उद्धव उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनके प्रतिकारों का सहारा लेना आवश्यक है। तीसरी और चौथी अवस्थाएं स्मृति की शक्ति से सिद्ध होती हैं। यहां से स्मृति पूर्ण परिपक्व हो जाती है, जैसे एक परिपक्व व्यक्ति। पांचवी अवस्था वश में करना, समाधि के गुणों का संचय कर उसमें आनंद लेना। चौथी अवस्था में मन बहुत अधिक भीतर समेट लिया जाता है, इसलिए यहां सूक्ष्म लय का खतरा अधिक होता है। इसलिए शक्तिशाली संप्रजन्य उत्पन्न कर उसे अंकुश की भांति उपयोग करते हुए समाधि के गुणों का चिंतन कर मन को उत्साहित करना चाहिए। पिछली अवस्था और इस अवस्था में स्थूल लय के उत्पन्न होने या न होने का अंतर है। छठी अवस्था शांत करना, विक्षेप को दोष मानकर समाधि के प्रति अरुचि को शांत करना। पांचवी अवस्था में मन को अधिक उत्साहित करने के कारण यहां सूक्ष्म उद्धव का खतरा होता है। जब सूक्ष्म उद्धव उत्पन्न हो तो उसे शक्तिशाली संप्रजन्य से पहचान कर सूक्ष्म उद्धव को भी दोष मानकर रोकना चाहिए। पिछली अवस्था की तुलना में यहां सूक्ष्म लय का खतरा कम है। पांचवी और छठी अवस्थाएं संप्रजन्य की शक्ति से सिद्ध होती हैं। यहां से संप्रजन्य पूर्ण परिपक्व कहा जाता है। सातवीं अवस्था पूर्णतः शांत करना, आसक्ति, मानसिक अस्वस्थता आदि को शांत करना। इस अवस्था में स्मृति और संप्रजन्य की शक्ति पूर्ण होने से लय और उद्धव का उत्पन्न होना कठिन है। फिर भी प्रयास की शक्ति उत्पन्न कर सूक्ष्म लय और उद्धव को भी दोष मानकर यथासंभव त्यागना चाहिए। पांचवी और छठी अवस्थाओं में लय और उद्धव से बाधित होने की चिंता रहती है, परंतु सातवीं अवस्था में लय और उद्धव को प्रयास से रोका जा सकता है, इसलिए वे बड़ी बाधा नहीं बन सकते। तीसरी से सातवीं अवस्था तक खंडित प्रवृत्ति का काल होता है। आठवीं अवस्था एकाग्रता, निष्प्रयास प्रवृत्ति के लिए प्रयास करना। इस अवस्था में प्रारंभ में स्मृति धारण का थोड़ा प्रतिकारी प्रयास करने से पूरे सत्र में सूक्ष्म लय और उद्धव के बिना ध्यान बनाए रखा जा सकता है। क्रमशः जैसे एक शक्तिशाली शत्रु पहले कमजोर पड़ता है, फिर पूरी तरह पराजित हो जाता है, उसी तरह लय और उद्धव की शक्ति क्रमशः क्षीण होती जाती है। आठवीं अवस्था से संप्रजन्य का प्रयास आवश्यक नहीं रहता। यह अखंडित प्रवृत्ति का काल है। सातवीं और आठवीं अवस्थाएं प्रयास की शक्ति से सिद्ध होती हैं। नौवीं अवस्था संभव, जब मन संतुलित हो जाए तो संभव में विश्राम करना। इस अवस्था में बिना प्रयास के प्रवृत्ति होती है। आठवीं अवस्था में बार बार अभ्यास के आधार पर यहां समाधि स्वतः और सहजता से उत्पन्न होती है, जैसे कंठस्थ पाठ स्वाभाविक रूप से पढ़ा जाता है। समाधि में पूर्णतः प्रवेश हो जाता है। यह काम धातु की एकाग्र स्थिति का निकट कारण है। नौवीं अवस्था अभ्यास की शक्ति से सिद्ध होती है। सारांश, अनुभव और अंतर। दोस्तों, पहली अवस्था में विचारों को पहचानने का अनुभव होता है। दूसरी अवस्था में विचारों के विश्राम का अनुभव होता है। तीसरी अवस्था में विचारों के थकान का अनुभव होता है। पहली और दूसरी अवस्थाओं में स्थिरता की निरंतरता की लंबाई का अंतर है। दूसरी और तीसरी में विक्षेप की अवधि की लंबाई छोटाई का अंतर है। तीसरी और चौथी में आलंबन खो सकता है या नहीं, यह अंतर है। चौथी और पांचवी में स्थूल लय उत्पन्न होता है या नहीं, यह अंतर है। पांचवी और छठी में सूक्ष्म लय के प्रति सतर्कता की आवश्यकता है या नहीं, यह अंतर है। छठी में सूक्ष्म उद्धव पहले से कम उत्पन्न होता है। छठी और सातवीं में सूक्ष्म लय उद्धव के प्रति बड़ी सतर्कता चाहिए या नहीं, यह अंतर है। सातवीं और आठवीं में लय उद्धव की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अंतर है। आठवीं और नौवीं में प्रयास की आवश्यकता है या नहीं, यह अंतर है। सातवीं अवस्था में केवल लय और उद्धव को रोकना है। उनमें पड़ने की बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह ऐसा है जैसे शत्रु से युद्ध करते समय जब वह कमजोर पड़ जाए तो बड़ी सतर्कता रखने की बजाय केवल उसे रोकना पर्याप्त होता है। दोस्तों, हम प्रत्येक अवस्था को गहराई से समझेंगे। एक प्रथम अवस्था, मन को स्थापित करना, प्लेसमेंट ऑफ माइंड। क्या होता है? आप बैठते हैं, ध्यान का विषय चुनते हैं, जैसे श्वास। कुछ ही क्षणों में मन भटक जाता है। यह सामान्य है। इस अवस्था में मन कुछ सेकंड भी स्थिर नहीं रहता। विचारों की बाढ़ रहती है। निराशा उत्पन्न हो सकती है। चित्र में भिक्षु पीछे दौड़ रहा है, बंदर हाथी को खींच रहा है। हाथी पूरी तरह काला है।
वास्तविक अर्थ आप पहली बार देख रहे हैं कि मन कितना अस्थिर है। यह असफलता नहीं, यह जागरूकता की शुरुआत है। दो द्वितीय अवस्था, निरंतर स्थापना, कंटिन्यूअस प्लेसमेंट। अब आप ध्यान विषय पर थोड़ा अधिक टिकते हैं। भटकने पर कुछ समय बाद आपको याद आता है, आप वापस लाते हैं। स्मृति रस्सी पहली बार काम करना शुरू करती है। तीन तृतीय अवस्था, पुनः स्थापना, रिपीटेड प्लेसमेंट। अब बड़ा परिवर्तन होता है। आप जल्दी पहचान लेते हैं कि मन भटक गया। पहले मिनटों बाद पता चलता था, अब कुछ सेकंड में। यह मेटा अवेयरनेस का जन्म है। चार चतुर्थ अवस्था, निकट स्थापना, क्लोज प्लेसमेंट। अब मन अधिक समय तक विषय पर रहता है, लेकिन एक नया खतरा आता है, सूक्ष्म जड़ता। मन शांत है, पर स्पष्टता कम हो रही है। हाथ ही थोड़ा धूसर हो रहा है। पांच पंचम अवस्था, वश में करना, टैमिंग। अब स्थूल चंचलता लगभग समाप्त। मन हल्का लगने लगता है। शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता आती है, लेकिन खरगोश सूक्ष्म आलस्य हाथी पर दिखाई देता है। यह सबसे सूक्ष्म बाधा है। छह षष्ठ अवस्था, शांत करना, पेसिफाइंग। अब आप सूक्ष्म आलस्य को पहचान लेते हैं। सजगता अंकुश तीक्ष्ण हो जाती है। स्पष्टता वापस आती है। ध्यान आनंददायक बनता है। सात सप्तम अवस्था, पूर्ण शमन, फुली पैसिफाइंग। अब बहुत सूक्ष्म उत्तेजना भी शांत हो जाती है। प्रयास कम होता है, स्थिरता अधिक। भिक्षु अब हाथी के पास शांत चलता है। आठ अष्टम अवस्था, एकाग्रता, सिंगल पॉइंटेडनेस। अब प्रयास लगभग समाप्त। बैठते ही मन स्थिर हो जाता है। धारा समान निरंतरता, फिर भी अत्यल्प प्रयास शेष है। नौ नवम अवस्था, संभव में स्थापना, बैलेंस्ड प्लेसमेंट। यह पूर्ण शमत है। न प्रयास, न जड़ता, न चंचलता। मन स्वाभाविक रूप से स्थिर। चित्र में भिक्षु हाथी पर सवार है। मन अब साधक का सेवक है। पूर्ण शमत की अनुभूति, जब यह अवस्था पूर्ण होती है, शरीर हल्का लगता है। मन उज्ज्वल, आनंद स्थिर, ध्यान सहज। इसे मानसिक और शारीरिक प्रसरब्धि, प्लायंसी कहते हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी, यह अभी भी मुक्ति नहीं है, यह आधार है। यदि इसके बाद विपश्यना, इनसाइट नहीं आती, तो अज्ञान समाप्त नहीं होता। गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ, यह पूरी प्रक्रिया ध्यान शक्ति का प्रशिक्षण है, भावनात्मक स्थिरता का निर्माण है, अचेतन आदतों का परिष्कार है। तिब्बती परंपरा में इसे मुक्ति का द्वार माना गया है। अंतिम समझ, जंगली हाथी विनाश करता है, प्रशिक्षित हाथी राजकार्य करता है। अस्थिर मन दुख देता है, स्थिर मन ज्ञान देता है। नौ अवस्थाएं केवल तकनीकी चरण नहीं हैं, वे चेतना के क्रमिक परिष्कार की यात्रा है। यदि आप चाहें, अगला विषय हम ले सकते हैं शमत और विपश्यना का संयुक्त अभ्यास, या महायान में बोधिचित्त के साथ इसका संबंध, या लद्दाखी मठों में इसके ऐतिहासिक चित्रों का विश्लेषण। आप किस दिशा में और गहराई चाहते हैं? दोस्तों, मैं आपको द 10 पावर्स गेन्ड आफ्टर कंप्लीट शामथा को गहराई और स्पष्टता के साथ बताऊंगा। यह शिक्षाएं भारतीय आचार्य कमलाशला की ध्यान परंपरा से आती हैं, और बाद में तिब्बत में त्सोंगखपा ने लामरिम में इन्हें व्यवस्थित रूप दिया। ध्यान रखें, ये बुद्ध के 10 बल, दशा बल नहीं है। ये पूर्ण शमत, शामथा सिद्ध होने के बाद प्राप्त होने वाली साधक की शक्तियां हैं। पूर्ण शमत के बाद प्राप्त होने वाली 10 शक्तियां, जब नौवीं अवस्था, संभव में स्थापना, पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, तब साधक के भीतर 10 गहन परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। एक मानसिक प्रसरब्धि की शक्ति, मेंटल प्लायंसी, यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मानसिक प्रसरब्धि का अर्थ है मन पूर्णतः आज्ञाकारी और उपयोगी हो जाता है। पहले मन अनुशासन का विरोध करता था, अब जिस विषय पर टिकाना चाहें वहीं स्थिर रहता है। करुणा पर रखें, टिकता है। शून्यता पर चिंतन करें, स्थिर रहता है। मन हल्का, लचीला और सहयोगी बन जाता है। दो शारीरिक प्रसरब्धि की शक्ति, फिजिकल प्लायंसी, यह अत्यंत गहन अनुभव है। शरीर में भारीपन समाप्त हो जाता है। ध्यान में बैठने में थकान नहीं होती। सूक्ष्म आनंद का अनुभव होता है। लंबे समय तक बैठना सहज हो जाता है। यह ध्यान से उत्पन्न तंत्रिका तंत्र की संतुलित अवस्था का परिणाम है। तीन प्रयासहीनता की शक्ति, अब ध्यान करने के लिए जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। मन स्वयं स्थिर हो जाता है। ध्यान की धारा तेल की तरह निरंतर बहती है। चार अचल स्थिरता की शक्ति, बाहरी ध्वनियां, आंतरिक विचार, शारीरिक संवेदनाएं अब ध्यान को विचलित नहीं कर पाती। मन पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है।
5 ध्यानानंद की शक्ति एक सूक्ष्म आंतरिक आनंद उत्पन्न होता है। यह इंद्रिय सुख नहीं है, यह शांत, स्थिर और गहरा संतोष है। यह ध्यान को सहज बनाता है। 6 स्पष्टता की शक्ति, ल्यूमिनोसिटी, चेतना अत्यंत उज्जवल हो जाती है। अब कोई धुंधलापन नहीं, सूक्ष्म जड़ता समाप्त। यह स्पष्टता विपश्यना के लिए आधार बनती है। 7 अविचलितता की शक्ति, विचार उत्पन्न होते हैं पर मन को खींच नहीं पाते। आप विचारों को आते जाते देखते हैं, मन आकाश समान हो जाता है। 8 भावनात्मक संतुलन की शक्ति, क्रोध उठे आप देखते हैं, भय उठे आप देखते हैं, इच्छा उठे आप देखते हैं। भावनाएं अब नियंत्रण नहीं करती, मन प्रतिक्रियाशील से सजग बन जाता है। 9 विश्लेषणात्मक तीक्ष्णता की शक्ति, अब जब आप शून्यता, अनित्यत्व या प्रतीत स्मुत्पाद पर चिंतन करते हैं, मन भटकता नहीं, तर्क गहराई तक जाता है, विपश्यना अब प्रभावी हो जाती है। 10 समाधि में प्रवेश की शक्ति, पूर्ण शमथ के बाद साधक गहन ध्यानावस्थाओं, ध्यान/झां में प्रवेश कर सकता है। 4 रूप ध्यान और 4 अरूप अवस्थाएं। लेकिन तिब्बती परंपरा चेतावनी देती है, इन अवस्थाओं से आसक्त न हों। इनका उद्देश्य है ज्ञान की तैयारी। महत्वपूर्ण समझ, ये 10 शक्तियां मुक्ति नहीं है, ये साधन है। यदि इनके बाद प्रज्ञा, विपश्यना नहीं आती तो अज्ञान जड़ से समाप्त नहीं होता। अंतिम सार, पूर्ण शमथ के बाद मन हल्का, शरीर स्थिर, चेतना उज्ज्वल, भावनाएं संतुलित, ध्यान सहज। यह अवस्था आगे चलकर शून्यता के साक्षात्कार, बोधचित्त की स्थिरता, महायान और वज्रयान साधना का आधार बनती है। तो दोस्तों, ये वे तथ्य थे जो हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते थे। बहुत जल्द हम फिर से ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और आनंद लें। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए खुश रहिए।